आप सभी को नमस्कार। लिट चौक के इस ऊर्जावान माहौल में हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले निखिल जी, धरा जी और लिट चौक की पूरी टीम का हृदय से आभार। दरअसल एक बेहद विस्तृत मौजू लेकिन बहुत समसामयिक विषय पर यहाँ चर्चा के लिए हमें कहा गया है। मीडिया के आयाम और बदलते दौर का मीडिया। नए दौर में जब सब कुछ चीज़ें बदल रही हैं तो निश्चित रूप से मीडिया का जो परिदृश्य है वो भी परिवर्तित हो रहा है। उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसमें बहुत सारे नए नए आयाम आ रहे हैं, उसके माध्यम विविध हो रहे हैं और वो विभिन्न तरीक़ों से अपने पाठकों तक, अपने लोगों तक पहुंच रहा है। अखिलेश सर, राष्ट्रीय स्तर से आप पूरे मीडिया के विभिन्न माध्यमों को देखते हैं, देश के जो मीडिया माध्यम है उसको देखते हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? ये जो जर्नी है इस बदलाव की, 1 या 2 दशक की जर्नी को यदि माना जाए तो क्या पाते हैं, कैसे देखते हैं ये बदलाव किस तरह से परिवर्तित हो रहा है और ये अभी वर्तमान दौर को कैसे परिलक्षित कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा निखिल जी का, धरा जी का, कि उन्होंने मुझे इस लिट फेस्ट में आमंत्रित किया। और ये भी कह सकता हूँ कि जितेंद्र जी, एक अफसोस भी है कि मैं पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर पहले आया होता तो जाहिर सी बात है कि जो इतना बड़ा और इतना भव्य आयोजन ये होता है उससे जुड़ने का मुझे मौका मिलता। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, तो इस बार आए हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव मेरे लिए रहा। मैं कल भी यहाँ पर था, कल भी मैंने देखा कि कितना अच्छा यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा था, बड़े अच्छे लोग यहाँ पर आए थे, काफ़ी कुछ अच्छी बातें सुनने को भी मिली थी। अब जो आपने प्रश्न पूछा उस पर आते हैं हम, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी इस मामले में सौभाग्यशाली भी आप कह सकते हैं कि रही है कि जितने परिवर्तन हमने देखे उतने परिवर्तन शायद हमसे पहली वाली पीढ़ी ने नहीं देखे होंगे। वो इसलिए क्योंकि तकनीक ने पूरी तरह से हमारे जीवन को बदल दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि आप जब छोटे थे, हम जब छोटे थे तो हम म्यूज़िक कैसे सुनते थे? टेप रिकॉर्डर से सुनते थे। उससे पहली वाली जो पीढ़ी थी वो तो चलो ठीक है, ग्रामोफोन से सुना करती थी, लेकिन हमने टेप रिकॉर्डर से म्यूज़िक सुनना शुरू किया और आज हम बोलते हैं एलेक्सा हमारा अपना गाना प्ले कर दीजिए। तो हमें टेप रिकॉर्डर में ऑडियो लगा करके कैसेट ढूंढ करके गाना रिवाइंड करना, फॉरवर्ड करना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ संगीत का आपको उदाहरण दिया, हमने कितना बड़ा परिवर्तन संगीत में देख लिया। तो ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं तकनीक के माध्यम से, पहले आप देखिए लैंडलाइन हुआ करती थी, आज मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है और अब इंटरनेट आपको मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध है। तो ये दूसरा बड़ा परिवर्तन हमने देखा तकनीक के माध्यम से। तो जो तकनीक ने दूसरी चीज़ों पर परिवर्तन डाला, वैसा ही परिवर्तन तकनीक ने मीडिया पर भी डाला है। वो जो पारंपरिक मीडिया होता था, समाचार पत्रों के माध्यम से जिनसे हमें सूचनाएं मिलती थी, आज ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हमें जानकारी अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी समाचार के बारे में तुरंत मिल गई तो हम उस समाचार के लिए 24 घंटे अखबार का इंतज़ार क्यों करें? तो ये अखबार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि क्या करना है, किस तरह से अपने आप को बदलना है ताकि प्रासंगिक अपने को बनाए रखना है। और जो नए लोग आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, इससे हम कैसे अपने आप को जुड़ा हुआ रख सकें, ये भी एक चैलेंज समाचार पत्रों के सामने रहा है। तो ये वो सारे परिवर्तन हैं जो मीडिया के सामने दिखाई दे रहे हैं। अब मैं कुछ अध्ययन कर रहा था तो जो जानकारी मिली है उसमें ये पता चला कि अभी जो सूचना का स्रोत है वो पारंपरिक स्रोतों के बजाय अब डिजिटल माध्यम ज़्यादा हो गया है। करीब 70% जो लोग हैं अपनी सूचना डिजिटल माध्यम से ले रहे हैं। डिजिटल माध्यम यानी आपके जेब में रखा आपका स्मार्टफोन या इंटरनेट के ज़रिए आप जो जहाँ से भी ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये आया है कि अब जो पारंपरिक माध्यम हैं उनके बजाय जो टेक कंपनीज़ हैं वो गेट कीपर्स हो गई हैं। गेट कीपर का मतलब मेरा ये है कि जब कोई सूचना आती है तो उस सूचना को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे जनता तक पहुंचाना है, उसकी छानबीन करना, उसकी परख करना और वो विश्वसनीय और प्रमाणित ढंग से लोगों के पास जाए ताकि वो उस पर विश्वास कर सकें।
तो वो जो गेट कीपर की जिम्मेदारी पारंपरिक मीडिया पब्लिशिंग हाउसेस निभाते थे, अब वो टेक कंपनियां निभाने लग गई हैं। तो ये एक दूसरा बड़ा परिवर्तन आया है। अब तीसरा जो बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है, जिसको आप बोल सकते हैं कि बड़ा डिसरप्शन होगा मीडिया जगत में, वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, एआई के ज़रिए। तो ये एक तीसरा बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन इन सारे परिवर्तनों के बावजूद आपके और हमारे जैसे जो पत्रकार हैं, हमारी जो भूमिका है वो बनी रहेगी। हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हमें और ज़्यादा बेहतर अवसर आने वाले समय में मिलने जा रहे हैं। और साथ ही हम ये भी हमें लगता है कि जो हमारी जिम्मेदारियां थी पहले की तुलना में अब ज़्यादा होंगी। सर, आपने कहा मीडियम हम बदल रहे हैं, मीडियम बदलने के साथ साथ लेकिन एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन या संकट इस नए बदलते दौर में दिख रहा है वो विश्वसनीयता का संकट दिखता है। इंटरनेट मीडिया या ये कहें कि सोशल मीडिया के विविध माध्यमों से जो सूचनाएं बहुत तेज़ी से प्रसारित होकर मोबाइल के माध्यम से व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं, उसको वो प्रमाणित है या नहीं, वो सही है या नहीं, इसको वेरीफाई करने का, इसकी पुष्टि करने का कोई माध्यम अब तक आम रीडर के हाथ में नहीं पहुंचता। दूसरा ये कि हिट्स और लाइक्स के का जो फिनोमेना है, जो चक्कर है, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी न्यूज़ के माध्यम से पहुंच जाती हैं जो अपुष्ट होती हैं या जो सही नहीं होती, प्रामाणिक नहीं होती। वो कहीं न कहीं जब वो गलत साबित होती हैं तो वो विश्वास डगमगाती है उस रीडर का या पाठक का। यदि पिछले 3, 4, 5 सालों में जो परिवर्तन आया है, जो जिसमें वो रील्स कल्चर बहुत तेज़ी से मोबाइल पे पहुंचा है, उसने भी एक नए तरह का ट्रेंड सेट किया है कि 15 सेकंड के लिए व्यक्ति रुकता है स्क्रीन पे, फिर आगे स्वाइप करता है। तो वो मनोरंजन के लिए तो वहाँ आता है, लेकिन वो सूचनाओं के लिए वहाँ नहीं पहुँच रहा। तो वो धीरे धीरे एक अलग तरह का मिथ क्रिएट करता है, अलग तरह की एक दुनिया की तरफ ले जाता है। उस दौर में प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचनाओं का सही केंद्र कैसे रीडर तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी चुनौती भी ये है। देखिए, आपने जो बात कही, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सूचना का एक बड़ा स्रोत बन गए हैं। हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं। अगर आप आज की पीढ़ी से यहाँ पर जितने बैठे हैं, आप इनसे अगर पूछेंगे कि क्या वो अखबार पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कितने, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आप हाथ खड़े करें कि कितने लोग हैं जो अखबार रोज़ सुबह पढ़ते हैं। तो जो आगे के हैं, जो आप अंतर देख सकते हैं, और पीछे से किसी बहुत मुश्किल से, बहुत कम हाथ पीछे से खड़े हुए हैं। तो अभी जो स्रोत बन गया है सूचना का, वो स्रोत आपका बन गया है यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक तो खैर भारत में बैन है, लेकिन दूसरे देशों में अगर आप जाएंगे तो टिकटॉक वो सूचना का स्रोत आपका है, खबरों का स्रोत वो है, और एक्स प्लेटफॉर्म जो कि जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आपने देखा कि अब किस तरह से जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते थे, उनके बजाय अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इस तरह के जो टेक कंपनीज है वो उसके लिए एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जो प्रामाणिकता की बात आपने कही, तो वहाँ पर चैलेंज यही आता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सूचना दे दूँ, मेरा अपना एक यूट्यूब पर चैनल है, मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ कि कल सोमवार है, कल आप में से किसी को भी अपने दफ्तर, कॉलेज, स्कूल नहीं जाना है क्योंकि छुट्टी है। राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कल की छुट्टी घोषित कर दी है। उन्होंने सोचा कि आज कैबिनेट की बैठक हुई है, ये फैसला कर दिया कि कल छुट्टी रहेगी, कल आपको किसी को नहीं जाना है। अभी आप पर निर्भर करेगा कि आप इस सूचना को माने ना माने। आपको सूचना कौन दे रहे हैं? अखिलेश शर्मा दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? यूट्यूब पर दे रहे हैं। क्या आप इसको मानेंगे? मुझे नहीं लगता है कोई मानेगा। क्यों? क्योंकि वो इस खबर को जानने के लिए या तो किसी समाचार पत्र की वेबसाइट पर जाएगा, या फिर किसी टीवी चैनल, जो लोकल चैनल होगा, उस पर जाएगा, पुष्टि करना चाहेगा कि ये खबर जो ये दे रहे हैं सही है या नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म अभी बन गया है, ये जो इस तरह के जो टेक कंपनीज के जो प्लेटफॉर्म दूसरे बने, जो कि सूचना के बड़े स्रोत युवा पीढ़ी के लिए बन गए हैं, उनके लिए यूट्यूब की अगर हम बात करें तो पार्शियलिटी, बायस, ओपिनियन, ये अगर आप नहीं देते हैं तो आपका चैनल जो है, यूट्यूब का चैनल है, उसको ना तो कोई सब्सक्राइब करेगा, ना आपके व्यूज़ आएंगे। मैंने लिखा भी था अभी 2-3 दिन पहले कि ऐसा लगता है कि जो पूरी पत्रकारिता है वो थंबनेल पर आकर सिमट गई है। थंबनेल आप जानते होंगे यूट्यूब पर जो आता है कोई एक, वो आकर वहाँ सिमट जाती है। तो ये सेंसेशनलिज्म वहाँ से आता है, और यही कारण है कि जब आप प्रामाणिकता की बात करते हैं, समाचारों की प्रामाणिकता की बात करते हैं, तो आपको पारंपरिक मीडिया की ओर ही देखना पड़ता है। जो मैंने उदाहरण दिया कि कल की छुट्टी है, कोई इस बात को नहीं मानेगा,
लेकिन मैं इसमें आप एक मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब जब इस तरह के अनुभव हमको अभी तक फील होते हैं कि जब जब रात 10 बजे या 9 बजे मध्य प्रदेश शासन अगले दिन की किसी छुट्टी की घोषणा करता है, हमको तत्काल अगले दिन अपने रिसेप्शन पे 1 या 2 लोगों की ड्यूटी लगानी होती है, क्योंकि हमको पता होता है कि अगले दिन सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हमको 200, 250, 300, 400 कॉल आएंगे इस बात के लिए कि क्या वाकई कल छुट्टी है, सही है सूचना। तो ये कहीं ना कहीं वो विश्वसनीयता वाला जो भाव है कि नहीं ये चल रहा है, लेकिन पता नहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये कौन चला रहा है, इसके लिए कौन ये सही है या गलत है, तो यहाँ फ़ोन लगा लेते हैं, हो सकता है प्रामाणिक जानकारी मिल जाए। तो उस गैप को पाटने में अभी इंटरनेट मीडिया पे जो एक दिक्कत महसूस होती है कि वो कहीं कोई ऐसा विश्वसनीय माध्यम नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से रीडर वहाँ तक पहुँचे, उसको ये भरोसा हो जाए कि नहीं ये सूचना अगर आई है यूट्यूब पे या इंटरनेट मीडिया के दूसरे माध्यम में तो ये सही होगी, हम इस पर आँख मूंद के भरोसा कर लें। बिल्कुल। और दूसरी बात इसमें ये भी आती है कि देखिए जो फर्जी खबरें होती हैं उनकी कीमत जो होती है, लागत प्रोडक्शन की जो उनकी कॉस्ट होती है बहुत कम होती है। उसमें कुछ नहीं करना होता आपको, आपने सिर्फ बैठे, आपने मन में कुछ विचार आया, आपने लिख दिया, आपने बता दिया कि कल से छुट्टी है, आप मत आइएगा। लेकिन जब आपको प्रामाणिक खबर देनी होगी तो उसमें आपको कीमत ज़्यादा लगती है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, उसमें पैसा लगता है, मेहनत लगती है, उसमें लोग आपको जुटाने पड़ते हैं। तो ये जो कॉस्ट का रेवेन्यू का मॉडल है, इसमें जो एक डिफरेंस चला आ रहा है, मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते ये गैप लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए उनकी रीच ज़्यादा है। अब समाचार पत्र है उनका, आप जैसे जयदीप भाई हमारे यहाँ बैठे हुए, कल बहुत अच्छा सेशन उनका हुआ था सुमित जी के साथ, और जिसमें पत्रकारिता के तमाम आयाम को लेकर के चर्चा भी हुई थी। तो इसमें जो पारंपरिक हमारे समाचार पत्र रहे हैं, और मैं तो इंदौर का हूँ, मैंने यहाँ की पत्रकारिता को बहुत नज़दीक से देखा है, और हम ये जानता हूँ कि जितने सुधी पाठक यहाँ के हैं, वैसे सुधी पाठक मिलना भी बहुत मुश्किल दूसरी जगहों पर। यहाँ की पत्रकारिता को तो जिक्र भी इसलिए होता है इंदौर की पत्रकारिता का, क्योंकि यहाँ के पाठक जो हैं वो संपादक से और संवाददाता से ज़्यादा सतर्क हैं। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई गलती करेंगे तो तुरंत आपकी गलती पकड़ ली जाएगी, आपको टोक दिया जाएगा। तो ये इंदौर की परंपरा है, और यही कारण है कि दोनों तरफ से चलती है बात इसलिए। लेकिन आप समाचार पत्र की रीच की बात देखिए, जो लिमिटेशंस होते थे समाचार पत्र के कि आप इतनी कॉपी छाप सकते हैं, वो कॉपी छापने में आपको इतना खर्चा आना है, और उस खर्चे के हिसाब से आपको पब्लिशिंग करके अपना सर्कुलेशन करना है। फिर आया टीवी, टेलीविज़न की रीच बहुत ज़्यादा है। टेलीविज़न जब घर घर में पहुंचा, एशियाड में कलर टीवी आया, और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी क्रांति हुई जब सैटेलाइट टीवी आए खाड़ी युद्ध के समय में। तो अब घर घर में अपनी टीवी पहुंचे, सैटेलाइट टीवी चैनल्स पहुंचे, तो तभी न्यूज़ चैनल्स भी एकदम उनका भी उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और वो भी पहुंचने लगे। तो टीवी की रीच थी वो और ज़्यादा थी समाचार पत्र की तुलना में। और जब टीवी की बात अब रुकी, उसके बाद शुरू हुआ डिजिटल का माध्यम का। अब आज की तारीख में भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन ऐसे हैं, स्मार्टफोन, जिनमें इंटरनेट कनेक्शन है, और जो लोगों की जेब में है, तो वो उनकी जेब में तुरंत उनको पहुंच रहा है। तो ये जो कॉस्ट की बात मैंने आपको कही कि जब कॉस्ट की जब मॉडल की बात आती है, तो इसीलिए ये दायित्व तो बन जाता है कि जो फर्जी खबरें हैं उनको आपको किस तरह से रोकना है। और जो जनता है वो सतर्क है। मैंने इंदौर का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर लोग, जैसा आपने खुद बताया कि 250-300 फ़ोन आपको इसलिए आएंगे पता करने के लिए छुट्टी है या नहीं है, तो जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जैसे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ गया, आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, और फॉरवर्ड करने के बाद फिर उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उस सूचना पर आप विश्वास कर लेते हैं, तो ये सब दिक्कतें पैदा करता है। और जैसा मैंने कहा कि चूँकि फर्जी खबरें सस्ती हैं, उनको बनाने में, लिखने में पैसा नहीं लगना है, और वहीं प्रामाणिक खबरों में पैसा लगता है। आपको पत्रकार, संवाददाता रखने होंगे, आपको उनको नौकरी पर रखना होगा, आपकी डेस्क होगी, पब्लिकेशन का आपका डिपार्टमेंट होगा। तो इसलिए जो कॉस्ट का मॉडल होता है, इसके चलते भी एक बड़ा अंतर आ रहा है। और ये इसलिए दिखा रहा है कि किस तरह से आपको जो पारंपरिक मीडिया है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, उसकी भूमिका आगे बनी रहेगी। एक मीडिया पे एक बहुत समय से मीडिया को लेके सापक्ष या विपक्ष जैसे आरोप लगते हैं। जयदीप सर यहाँ प्रिंट और डिजिटल दोनों के हस्ताक्षर हैं, वो दोनों में ही बहुत शीर्षस्थ भूमिकाओं में मौजूद रहे हैं। तो मीडिया का जो पक्ष है, सैद्धांतिक रूप से मीडिया को विपक्ष में होना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर वो व्यवस्था की खामियों को उजागर करके सामने नहीं लाएगा तो फिर वो अपना रोल सही तरीके से प्ले नहीं करेगा। लेकिन हर दौर में मीडिया को लेके ये चर्चा होती है कि वो तथ्य के साथ कथ्य को मिश्रित कर देता है, या वो किसी एक विशेष दृष्टिकोण की तरफ जनमानस को टर्न करने की तरफ बढ़ता है।
जब इंटरनेट मीडिया या विभिन्न जो माध्यम हैं वो बढ़े तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। राजनीति ने उसको अपने पक्ष में प्रवाहित और प्रसारित करने के लिए उस माध्यम का इस्तेमाल ज़्यादा तेज़ी से किया। वो न्यूज़ इंटरव्यू या न्यूज़ पोर्टल की तरह उसको प्रसारित करके, अपने पक्ष में प्रसारित करके उसको जनता के बीच में भेजना शुरू किया। उससे मानस में ये भाव भी जाने लगा कि ये तो किसी एक पक्ष की तरफ जा रहा है। अब वो वास्तव में होता ही नहीं, न्यूज़ चैनल ही नहीं होता, या न्यूज़ पोर्टल नहीं होता, या वो मीडियम पत्रकार नहीं होता। ये इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? ये केवल वो एक माध्यम भर है इंटरनेट का, लेकिन वो मानस ये क्रिएट करने की कोशिश करता है कि ये मीडिया के द्वारा कहा गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की जो चुनौती है उसको कैसे मानते हैं आप, क्या देखते हैं? ये तो चुनौती है ही, और आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा आरोप भी मीडिया पर लग रहा है कि मीडिया अपनी भूमिका छोड़ करके पक्षपाती होता जा रहा है। अब कई लोग तो मजाक के तौर पर पत्रकार नहीं कहते हैं, उनको पक्षकार बोलने लगे हैं। वो कहते हैं कि आप तो पक्ष ले रहे हैं, जबकि आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी का पक्ष लें। कल जो सेशन हुआ था जयदीप जी का और सुमित जी का, उसमें एक बड़ा अच्छा प्रश्न ऑडियंस से पूछा गया था। प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने पूछा था बांग्लादेश की हिंसा के बारे में। तो उसमें उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि बांग्लादेश की जो हिंसा हो रही है उसका जो कवरेज भारत की मीडिया में हो रहा है, उसको लेकर के उनकी चिंता इस बात पर थी कि वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन यहाँ का मीडिया हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करता। यहाँ का मीडिया लिख रहा है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों पर ये अत्याचार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये आवाज़ जो जनता से ये जो आवाज़ आई है, ये मीडिया के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। ये चेतावनी है। वो इसलिए है, चेतावनी है कि आप पक्षकार मत बनिए, पत्रकार बनिए। वो इसलिए क्योंकि आप अगर इस तरह से पक्षपातीपूर्ण रवैया अपनाएंगे, अगर आपकी कलम ये लिखते हुए घबराएगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो फिर आप वाकई पत्रकार नहीं, पक्षकार हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि नेताओं की तरह आपको पॉलिटिकली करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। नेताओं को तो चुनाव लड़ना है, नेताओं को तो जनता के बीच जाना है और उन्हें अपने हिसाब से मतदाताओं को आकर्षित करके वोट लेना है, और वो अपने मुद्दों के हिसाब से ही आकर्षित करके ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे कि लोग उनको वोट दें। जैसे कि पार्लियामेंट का मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकली करेक्ट होना और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के तौर पर पार्लियामेंट में आप किसी को झूठा नहीं बोल सकते कि आपने झूठ बोला, कि आप झूठे हैं, लायर हैं, आप ये नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे यू आर बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ। वो अनपार्लियामेंट्री नहीं होगा, वो रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन मीडिया को इतना डिप्लोमेटिक होने की आवश्यकता नहीं है, पॉलिटिकली करेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। और जब मीडिया ये करता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होगा और उसको आप लिखेंगे कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, और दुनिया में किसी दूसरे कोने में किसी दूसरे धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार हो, उस धर्म का आप नाम लिख करके उसको प्रसारित करें, और भारत में भी अगर होता है तो उसमें आप हिंदुओं को अगर मान लीजिए कि नाम दिया जाए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें, तो ये पक्षपात है। और यही कारण है कि मीडिया की साख पर सवाल उठता है। और जो खेमेबंदी मीडिया में हो गई है उसके पीछे भी एक बड़ा कारण यही है। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो मीडिया है उसने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, और यही कारण है कि चाहे जनता हो चाहे पत्रकारों का ही अपना एक खेमा हो, दूसरे खेमे पर सवाल उठाने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, और पिछले कुछ वर्षों में इस पर काफ़ी गहन चिंतन मनन भी हो रहा है। मीडिया के भीतर भी इस पर चिंतन मनन हो रहा है, और यही कारण है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया हम जिसको बोलते हैं MSM, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके भीतर भी एक बड़ी धारा वैसी बन गई है जो अपने ही पुराने साथियों के ऊपर सवाल उठाने लगी है। और शायद इसीलिए उन साथियों के रास्ते भी अब अलग हो गए। जिस YouTube का मैंने जिक्र किया, जहाँ पर कि आप इस तरह की पार्शियलिटी, बायस, ओपिनियन दे सकते हैं और अपने व्यूज़ ले सकते हैं, तो वो मॉडल भी आजकल चल रहा है। तो ये सारी बातें हो रही हैं। जी, एक विषय की तरफ और मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, उसके बाद हम जनता के बीच पहुँचेंगे कुछ सवालों के लिए। मीडिया के जो तमाम माध्यम हैं, इन माध्यमों के बीच में एक और बड़ी नई तरह की चुनौती इसमें दिखती है कि नई जो पीढ़ी है वो मीडिया की तरफ अब उतनी तेज़ी से उसके पास नहीं आ रही है।
यदि जर्नलिज्म कॉलेजेस के डेटा को देखा जाए तो उसके एडमिशन्स बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि ये बड़ा चुनौती भरा क्षेत्र है, इसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत काम आपको करना पड़ता है। जो ग्लैमर उस पार्ट पे नज़र आता है, यहाँ आने के बाद वो बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से हासिल होता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक नई पीढ़ी थोड़ी सी विलग हो रही है, उन माध्यमों से दूर हो रही है। पहला तो इसका प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि यदि पढ़ने का प्लेजर आपको चाहिए, सूचना और खबर, इन दो के बीच में जो अंतर है कि उसको वन लाइनर मिल गया कि किसी जगह पे कोई घटना हुई, उसकी सूचना उसको प्राप्त हो गई, अब वो विस्तार में जाना चाहता है, लेकिन विस्तार में जाने लायक तथ्य और कथ्य उसको प्राप्त बड़ी मुश्किल से होते हैं, या वो कैसे हो रहे हैं वो भ्रमित होता है उसमें अलग अलग माध्यमों के माध्यम से। वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या उसका सही माध्यम हो कि वो इन चीज़ों में समाहिष्ट हो जाए? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। देखिए, मेरा कई शहरों में जाना होता है इस तरह कार्यक्रमों में मिलना लोगों से होता है, लेकिन इस कार्यक्रम में मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि जब मेरी चर्चा लोगों से यहाँ पर हुई तो कम ऐसे युवा मिले जिनकी पत्रकारिता में दिलचस्पी हो या पत्रकारिता में काम कर रहे हो। अधिकांश मैंने देखा या तो मैनेजमेंट के हैं या इंजीनियरिंग में हैं, आईटी में हैं, उस तरह के क्षेत्र के युवा हैं। और बल्कि मैंने एक दो लोगों से सवाल भी पूछ लिए कि आप अखबार पढ़ते हो, तो अधिकांश का जवाब था कि नहीं। तो मैंने पूछा भी कि आपको खबर कहाँ से मिलती है, तो बोले कभी कभार यूट्यूब पर, ट्विटर भी बहुत ज़्यादा उनका नहीं, लेकिन यूट्यूब पर, फेसबुक पर, यहाँ से उनको सूचना मिल जाती है। तो ये जो दिलचस्पी है युवा वर्ग की, ये पत्रकारिता में लगातार कम हो रही है। ये बात ज़रूर है कि पिछले कुछ दशकों में पत्रकारिता के जो विश्वविद्यालय हैं या पत्रकारिता के पाठ्यक्रम हैं, उनकी बाढ़ आई है, लेकिन क्या पत्रकारिता अब एक रोज़गार का माध्यम है, ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है। और जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारिता को पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, निष्पक्षता को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाए गए, पत्रकारों की अपनी छवि पर जो प्रश्न उठाए गए, और पत्रकारों की जो बरसों की, दशकों की मेहनत होती है, उसको सोशल मीडिया पर कुछ ही शब्द उछाल करके धूमिल कर दिया जाता है, तो उससे भी लगता है कि जो आकर्षण है वो कम हो रहा है युवाओं का। उनकी अब उसमें दिलचस्पी नहीं रही है। बल्कि एक तो कल मिले भी थे यहाँ पर, बहुत ही 18-19 साल के थे, मेरे पास वो आए, शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया कि आप तो टीवी पर आते हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले मेरे दादाजी आपका चैनल देखते हैं। तो गैप देखिए आप दादाजी से, मतलब अब यहाँ पर आप आ गए हैं कि टीवी का जो दर्शक था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है न्यूज़ का। तो ये बहुत बड़ा अंतर जो यहाँ पर भी अभी दिखाई दिया। हमने सब सवाल पूछा था, तो आगे की पीढ़ी में तो लोग टीवी या उससे समाचार के लिए, समाचार पत्र के लिए पढ़ लेते हैं समाचार के लिए, पीछे लोग नहीं जानते। सर, एक और अंतर की तरफ मैं ले जाऊंगा आपको कि वो जा ही नहीं रहा न्यूज़ पे। एक छोटा सा उदाहरण के साथ मैं अपनी बात कहूँगा कि अभी इंदौर में एक वाकया हुआ था, एक डिजिटल अरेस्ट का एक मामला हुआ था, जिसमें किसी एक उद्योगपति से 1.5 करोड़ रुपए उसको हाउस अरेस्ट करके दिल्ली में बैठे हुए किसी गैंग ने लूट लिए। वो शिकायत करने पहुँचे क्राइम ब्रांच के पास, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे कस्टम से ये बता के और इतना पैसा मुझसे ले लिया। तो उन्होंने कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गई थी। तो उन्होंने कहा ये क्या होता है? तो उन्होंने पूछा कि आपने सुना नहीं इसके बारे में? तो वो उन महाशय ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं सुना। तो आप अखबार पढ़ती हैं? नहीं। आप न्यूज़ चैनल वगैरह देखती हैं? बोले नहीं। तो इंटरनेट पे तो पढ़ा होगा? बोला नहीं, उस पर न्यूज़ के लिए कौन जाएगा, उस पर तो रील्स वगैरह जो मनोरंजन की चीज़ें होती हैं हम उस पर देखते हैं। तो मतलब देखिए कितना बड़ा फिनोमेना है कि हम इस पर केवल मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हम जान ही नहीं रहे हैं। चूँकि एआई आ गया है तो आप जो देख रहे हैं वही आपको प्रोड्यूस कर रहा है, आप सर्च कर नहीं रहे हैं, तो आप जानेंगे कैसे अपने आसपास की चीज़ों को? बिल्कुल, ये बहुत चिंता की बात है, लेकिन इसके लिए हमें भी अपने अंदर और देखना हो कि हम अपने आप को आकर्षक कैसे बनाएं कि हम अपने आप को नई पीढ़ी से जोड़ सकें, हम उनको सूचित कर सकें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है ये। जो मीडिया का काम होता है वो एंटरटेन करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, एजुकेट करना होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी कि हम उनको जोड़ करके रखें। जो आपने शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट की बात की, तो यूट्यूब पर जो कंटेंट होता है उसमें सर्वे अपने अलग अलग बताते हैं कि कुछ सर्वेज़ में बताया गया कि जो 1 मिनट से होते हैं, जो रील जिनको बोलते हैं, उनकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोज़ होते हैं उनको भी लोग देखते हैं। और जहाँ तक एक्सप्लेनर्स की बात है कि कोई इशू को एक्सप्लेन करना, लोगों को बताना, तो आजकल के अखबार भी अपना एक पूरा पन्ना डेडिकेट कर रहे हैं, किसी भी एक मुद्दे को उठा करके उसको समझाना, लोगों को बताना। लेकिन हाँ, जो नई पीढ़ी का रुझान है उसको न्यूज़ की तरफ वापस आए, ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मीडिया सशक्त रहेगा तो चलेगी, मजबूत रहेगी। क्योंकि जो हमारे, अगर आप इसको एक 4 पहियों की कार मान करके चलें लोकतंत्र को, तो 3 पहिए आप इसमें मान लीजिए, तो चौथा पहिया मीडिया का भी है।
ये बात ज़रूर है कि पिछले कुछ समय में मीडिया का जो पहिया है वो थोड़ी सी उसकी हवा कम हो गई है, तो लड़खड़ाने लगा है, लेकिन उसके चलते कमज़ोरी भी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, मीडिया में हमें ताकत देनी होगी और मीडिया को मजबूत करना होगा। जी, तो अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। जनता के बीच में से आपके यदि कोई सवाल हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। एक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अखबार जो अपने को कहता है, उसमें हांगकांग को हॉन्ग कॉन्ग लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है कि बीबीसी हिंदी में इस तरह लिखता है। तो हमारा मानसिक दिवालियापन इस हद तक बढ़ गया है कि हम एक विदेशी चैनल हिंदी को किस तरह लिख रहा उस तरह लिखें। पुराना एक नई दुनिया अखबार था जिसमें छपने से पहले बार बार चेक किया जाता था कि भाषा की कोई त्रुटि न हो। तो इस तरफ गंभीरता कैसे लाई जा सकती है? नहीं, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया और आपकी चिंता भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर नई दुनिया और दूसरे जो अखबार उनको पढ़ते हुए बढ़ा हुआ हूँ, तो ये हमारे लिए एक तरह से मार्गदर्शक रहे हैं भाषा के मामले में। और जब इंदौर से दिल्ली गए भी थे तो वहाँ पर लोगों ने ये कहा कि आपकी भाषा बहुत अच्छी है, हमें थोड़ी बिगाड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जो भाषा है आपकी चल नहीं पाएगी दिल्ली में। बहरहाल वो तो उन्होंने किया, लेकिन हाँ, ये चिंता की बात ज़रूर है। और इसमें मुझे लगता है कि मानकीकरण जो है वो होना ज़रूरी है। वो एक चिंता की बात है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। और इसके शायद ये भी है कि आजकल जो डिजिटल मीडिया का दौर चला है उससे कंपटीशन होने लगी है। मुझे याद आता है कि जो प्रूफ रीडर्स होते हैं उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती थी नई दुनिया में। राजेंद्र माथुर साहब जब गए थे इंदौर से दिल्ली और जब नवभारत टाइम्स में उन्होंने अपना काम किया, तो उनकी टिप्पणी ये थी कि जो डेस्क होती है और उस पर जो प्रूफ रीडर्स होते हैं, मुझे इतने अच्छे प्रूफ रीडर्स चाहिए कि जो हिंदी साहित्य के प्रोफेसर हैं और हिंदी पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो उनसे कंपटीशन करें। जो मेरा प्रूफ रीडर है वो मेरे प्रोफेसर को बता सके कि मैं आपसे अच्छी हिंदी जानता हूँ, आपसे शुद्ध हिंदी में लिख सकता हूँ, एक एक छोटी से छोटी गलती में पकड़ सकता हूँ। अब अफसोस की बात है कि ना तो वो लोग रहे ना वो दौर रहा। अब चीज़ें बदली हैं, जैसा हमने शुरू में कहा भी कि परिवर्तन तो हुआ ही है, पर हाँ, ये वो बात ज़रूर इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। और इसके लिए गुनहगार केवल अखबार ही नहीं है, टीवी चैनल्स भी हैं, ख़ासतौर से हिंदी के जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर मुझे लगता नहीं किसी न्यूज़ रूम में अब डिक्शनरी जो आपको मिलेगी, शब्दकोश आपको नहीं मिलता है। पहले शब्दकोश होता था, एक एक शब्द को लेकर के बातें होती थी, कई लंबी बहस चलती थी कि देर तक कि किस शब्द को किस तरह से लिखना है, उच्चारण क्या करना है, किसी शहर का देश का नाम कैसा लिखना है। और वो तब है जबकि आज इंटरनेट पर आपको सब कुछ उपलब्ध है। आप जाइए, आपको किसी देश का किसी नेता का नाम जांचना है, आप उसको डालिए, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है वो आपको तुरंत बता देगा। इसके बावजूद भी अगर गलतियाँ हो रही तो ये बहुत अफसोस की बात है। दरअसल मीडिया के माध्यमों का ये दायित्व भी है कि वो भाषा को लेकर जागरूक करें जनता को, नए नए शब्दों से उनको रूबरू करवाएं। इस महती जिम्मेदारी को निश्चित रूप से सभी माध्यमों को निभाना चाहिए। ये तो आपका सवाल बहुत सही था। हम एक सवाल और लेंगे क्योंकि समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। एक सवाल और हम कोई ले लेंगे, उसके बाद फिर माइक प्लीज़ पीछे ले जाइए। सर, मणिपुर, इजराइल और बांग्लादेश पर आप क्या कहेंगे? मणिपुर बहुत चिंता की बात है और मणिपुर में जो हो रहा है वो ये नहीं कह सकते कि आप मीडिया नहीं दिखा रहा है। मैं खुद जहाँ पर मैं काम करता हूँ, हमने खुद उस पर कई शोज़ किए हैं, डिबेट्स किए हैं, डिस्कशंस किए हैं और जो रूट कॉज है उसके बारे में लोगों को एक्सप्लेन भी किया कि आखिर क्या कारण इसके चलते मणिपुर इतने लंबे समय से हिंसा का शिकार हो रहा है। और इजराइल और फ़िलिस्तीन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो लगातार उसके बारे में भी रिपोर्टिंग हो रही है और साथ ही उसके क्या परिणाम हैं बाकी दुनिया के लिए वो हम देख भी रहे हैं और उसके बारे में लगातार इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। जी सर, जैसा कि सर आपने खुद कहा कि सर 90 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है और सबकी जेब में मोबाइल है, तो मोबाइल बहुत आसान होता है आपकी जेब में खबर को देखने के लिए, लेकिन अखबार के लिए आपके पास अखबार के पास जाना पड़ता।
तो सारा जो रीडर है, पाठक है, वो सारा पाठक जो मोबाइल पर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? ये तो अखबार भी तो चले गए, अखबार भी मोबाइल पे चले गए। जयदीप जी बैठे हैं, बताइए, इतने मास्टर हैं वो तो डिजिटल के, और उन्होंने इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म अपना बनाया, तो सारे अखबारों ने अपना किया है। लेकिन हाँ, इसमें एक रेवेन्यू को लेकर चिंता की बात है। वो ये चिंता की बात ये है कि जो हमारे पब्लिशिंग हाउसेस हैं, उनको वो रेवेन्यू वैसा मोबाइल पर नहीं मिल पा रहा है जो कि टेक कंपनीज़ को मिल रहा है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया हो या कुछ अन्य देशों, स्पेशली यूरोप में भी कई देशों में इस बात को उठाया गया है। ये कहा गया है कि जो काम जर्नलिज्म का हो रहा है, अखबार अपने संवाददाताओं को पैसा देकर के खबर लेकर के आ रहा है, डेस्क उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब उसको रेवेन्यू मिलता है तो वो टेक कंपनियों की जेब में चला जाता है। ये ठीक नहीं है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में और कई दूसरे देशों में उस रेवेन्यू को बांटने की बात हो रही है। गूगल को, अन्य प्लेटफॉर्म्स को कहा गया कि आप उसको पैसे को बांटिए। अगर ट्विटर के ऊपर कोई खबर शेयर हो रही है तो उसका हिस्सा पब्लिशिंग हाउस को भी मिलना चाहिए। ये वहाँ की अदालतों ने भी कहा है, सरकारों ने भी कहा है। तो ये लगता है सिलसिला शुरू हुआ, आगे भी बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर जो हमारे अखबार हैं वो इसके लिए सतर्क हैं। अब एक जो ट्रेडिशनल अखबार है जो कि पहले 24 घंटे में एक बार इस पर खबर आया करती थी, अब वहाँ पर ये हालत है। बड़ा अखबार है, उसका नाम मैं तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर संवाददाताओं को बोल दिया गया कि सुबह 6 बजे आपकी पहली खबर हमारी वेबसाइट पर लग जानी चाहिए। तो जो रिपोर्टर पहले 8 बजे 9 बजे आके अपनी खबर लिखा करता था रात को, शाम को, उसको अब सुबह 6 बजे अपनी पहली खबर लिखनी होती है। तो समय के हिसाब से अखबारों ने भी अपने आप को परिवर्तित किया है। जी, तो सेशन बहुत बेहतर रहा। आपके साथ बहुत सारे मुद्दों पे आपने बहुत विस्तार और गंभीरता से प्रकाश डाला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपको भी।